तो बच्चों अब देखते हैं मॉडल्स ऑफ एटम्स। तो फर्स्ट मॉडल was given by Sir J.J. Thomson in 1898, and as per J.J. Thomson, atoms are spherical in shape. उसका रीज़न ये था कि भाई each and every object which are naturally occurring are spherical in shape. कोई भी आप देखो कुछ, जैसे आप प्लैनेट्स ले लो, सैटेलाइट्स ले लो, या फिर पानी की बूंद ले लो, छोटे से छोटा वाटर ड्रॉप देख लो, ये सब स्फेरिकल इन शेप होते हैं। तो नेचुरली उन्होंने ये शेप ले लिया था। एंड एज पर J.J. थॉमसन, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। उनके हिसाब से पूरा मॉडल का पूरा जो एटम होता है उसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो एक स्फीयर के ऊपर इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसमें बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक द स्लाइस ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन में अगर देखेंगे तो पूरा रेड कलर का जॉन होता है और उसके अंदर ब्लैक सीड सब जैसे देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर उस मॉडल को कंपेयर किया था। या तो फिर पुडिंग के साथ भी, and that's why it is also known as pump pudding model या तो फिर watermelon model. But the thing is that after Thomson's some scientists like Rutherford make some experiments and the results of that experiments are not support to the model of J.J. Thomson. तो जो भी रदरफोर्ड की जो या उसके बाद वाले जो साइंटिस्ट हैं, नील बोर हैं, उनके जो रिजल्ट्स थे, जो ऑब्जर्वेशंस थे, वो J.J. थॉमसन मॉडल को सपोर्ट नहीं करते थे। सो द मॉडल ऑफ थॉमसन इज नॉट सक्सीडेड, इट वॉज फेल्ड। आफ्टर दैट रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर उन्होंने यूज़ किया था अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर उसका जो मास होता है वो नियरली 4 प्रोटॉन जितना होता है, लेकिन चार्ज देखा जाए तो वो 2 प्रोटॉन जितना ही होता है। अल्फा पार्टिकल्स इट हैज़ द मास नियरली इक्वल टू द 4 प्रोटॉन्स, whereas in case of the charge they have equal to the 2 protons. Some student like हीलियम और अल्फ़ा को सिमिलर कंसिडर करते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग। हीलियम के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जबकि अल्फ़ा पार्टिकल्स आर ओनली पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सो अल्फ़ा पार्टिकल्स और हीलियम दोनों सेम नहीं होते हैं। हाँ, हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियाई, उसको यू कैन कंपेयर विद द अल्फ़ा पार्टिकल्स, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। एंड द स्पीड ऑफ दिस अल्फ़ा पार्टिकल इज़ 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड जितनी, मतलब लाइट की स्पीड से थोड़ी सी कम, बहुत स्पीड होती है इसकी। अब बैक्वेरल नाम के साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली थी। तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो थे जिनमें से रेडिएशंस निकलते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा ऐसा निकलते हैं, उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स को यहाँ पर लिया गया था। अल्फ़ा ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं, उनको रोकने के लिए लीड जो थी वो काम में आती थी। तो उन्होंने लीड बॉक्स बनाया था एक, ये है लीड का बॉक्स, उसके अंदर उन्होंने रख दिया ये अपना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। वो सीधी रेखा में आगे बढ़ सके इसलिए बीच में रखा था उन्होंने एक लीड बनाया था, छोटा सा स्लीट था बीच में, जिसमें से ये पार्टिकल्स जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ले ली थी एक फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे हमारी एक्सरे फिल्म होती है या तो फिर वो जो पुराने कैमरेज आते थे जिसके अंदर रोल होता था, वो फोटोग्राफिक प्लेट उन्होंने ले ली थी। यहाँ पर इन बिटवीन उन्होंने रख दी थी यहाँ पर एक गोल्ड की फॉइल, गोल्ड फॉइल नियरली 0.0004 mm की, 0.0004 mm थिकनेस की उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी। गोल्ड ही क्यों लिया था? क्योंकि गोल्ड जो होता है वो बेस्ट मेलेबल एंड बेस्ट डक्टाइल मेटल है। उसमें से अगर आप
1 ग्राम गोल्ड ले लें तो उसमें से 2 किलोमीटर लॉन्ग थ्रेड बना सकते हैं, मतलब इट इज़ वेरी मच डक्टाइल मेटल। तो गोल्ड फॉइल यहाँ पर ले ली उन्होंने। अब क्या करना था, तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे वो सीधा गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से वो जहाँ जहाँ पर वो पॉइंट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, वहाँ पर डॉट देखने को मिलेगा। एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था बच्चों, उसमें देखा गया तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट टू द गोल्ड फॉइल। उसमें से मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे 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 विदाउट एनी डेविएशन पास हो गए एंड स्ट्राइक टू दी गोल्ड फोटोग्राफिक प्लेट। लेकिन कुछ थे, सम अल्फा पार्टिकल्स, 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 200, 200 में से एक, दे आर डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, वो अपनी पाथ से क्या हो गए थे, डेविएटेड हो गए थे, वो सीधे नहीं गए थे और आसपास में कहीं और जाकर टकराए थे। एंड 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 डेविएटेड एट एंगल ऑफ 180 डिग्री, मतलब कि वो सीधा वापस आया था, बाउंस बैक एट द सेम पाथ। तो ये उनके ऑब्जर्वेशंस रहे थे। फिर ये ऑब्जर्वेशन से उनका जो कंक्लूजन आया सामने, उन्होंने कहा कि पूरा एटम जो होता है, ऑलमोस्ट ये एटम जो होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, तभी सभी अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधी डायरेक्शन में पास हो गए। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 वापस आया था, उसका मतलब कि कुछ तो था वहाँ पर हैवी। उन्होंने उनका नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड हैव ऑल प्रोटॉन्स इन इट। क्योंकि हमने कहा कि भाई 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 200 जो डेविएट हुआ था वो क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से ही वो अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डेविएट हो गए थे। एंड न्यूक्लियस इज सो मैसिव, सो हैवी दैट इट डिफ्लेक्टेड द अल्फा पार्टिकल्स बैक एट 180 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो न्यूक्लियस होता है उसकी रेडियस कैलकुलेटिव थी। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻10 मीटर, वेयर एज द न्यूक्लियस इट इज़ 10⁻15 मीटर। अगर आप जैसे कि कोई एक बड़ा सा प्लेग्राउंड ले ले और उस प्लेग्राउंड के बीच में एक बॉल रख दे, क्रिकेट बॉल, तो उस क्रिकेट बॉल से ग्राउंड का जो डिस्टेंस होगा वो 5 किलोमीटर हो सकता है। इतना इफ़ यू कंपेयर दैट, तो ग्राउंड और बीच में बॉल, इस बीच का डिस्टेंस होगा वो 5 किलोमीटर होगा। तो ये जो था बीच में, मतलब कि हम सोच सकते हैं उसकी साइज़ के हिसाब से। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region called nucleus। तो ये मॉडल से हमें ये पता चला कि जो भी एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है वो, उसका जो मास होता है वो, ये सब कुछ उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। Whereas electrons are move around the nucleus with a very high speed in circular path called orbits। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के आसपास विथ हाई स्पीड घूमते रहेंगे और उस सर्कुलर पाथ को नाम दिया गया था ऑर्बिट्स। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ पूरा, उस एक्सपेरिमेंट से हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड दी न्यूक्लियस। वो तो यहाँ पर कहीं बात सामने आई नहीं। हमने ये देखा कि भाई हाँ, एटम्स जो हैं वो होलो होते हैं, खाली होते हैं, प्रोटॉन होता है प्रेजेंट, लेकिन न्यूक्लियस आर इन मोशन ऑन द सर्कुलर मोशन, वो कैसे? तो आप जानते हैं कि भाई प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट चार्ज। ये प्रोटॉन है फॉर एग्जांपल और ये इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा ही, ठीक है। और अगर ये अट्रैक्शन फोर्स है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल फॉल ऑन द प्रोटॉन, और अगर ये ऐसा होता है तो एटम जो होता है वो स्टेबल नहीं रहेगा। इसीलिए रुदरफोर्ड ने ये कहा कि
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ये जो फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, उस फोर्स को ये इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा इन द सर्कुलर मोशन, जस्ट लाइक टू द सन एंड अर्थ। अगर आप देखेंगे भाई, अगर हम हमारे ये सन है, ये अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है विच इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अर्थ ये ग्रेविटेशनल फोर्स को किस तरह से यूज़ करती है, उसके आसपास रिवॉल्व करने में यूज़ करती हैं। द सेम थिंग एप्लीकेबल हियर ओनली। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन की तरफ का जो अट्रैक्शन फोर्स है विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फिजिक्स में आप आएगा आपके सामने, और उसी फोर्स को वो यूज़ करता है इनटू द सर्कुलर मोशन, और उसी सर्कुलर मोशन से वो घूमता रहता है। अगर सर्कुलर मोशन है तो ये मोशन कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड। ठीक है, सर्कुलर मोशन है मतलब कि वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हुई मतलब एक्सेलरेशन मोशन है, एक्सेलरेशन मोशन है इसका मतलब कि वहाँ पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और उसी फोर्स को नाम दिया गया था सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कभी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इसी वजह से ये आसपास घूमता रहता है। तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इट इज़ डन बाय द अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, और फिर ये कंक्लूजन्स और उसके जो ऑब्जर्वेशंस थे वो सामने आए। लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, या तो वी कैन से दैट फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये क्यों हुआ भाई, ये फेल क्यों हो गया, इतना अच्छा मॉडल था तो बाद में एक और महान साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल, और मैक्सवेल की जो थियरी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिगार्डिंग, वो ये था कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन एंड लॉसेस एनर्जी। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होगा, अगर वो एक्सेलरेशन कर रहा है तो वो एनर्जी को लॉस करेगा ही, और रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी को लॉस कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लॉस करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस के ऊपर आकर गिर जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारे पास जो एटम होते हैं वो स्टेबल हैं। सो वी कैन से दैट रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की जो स्टेबिलिटी थी वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से या उसके मॉडल से जस्टिफाई नहीं होती थी। सेकंड, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम या तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में तो आप जानते होंगे, स्पेक्ट्रम जैसे विबग्योर था, अगर हम प्रिज्म ले लें, प्रिज्म में से वाइट लाइट पास करते हैं तो उसका प्रिज्म के दूसरे एंड पे हमें जो विबग्योर देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और जब फॉर एग्जांपल कोई एक ग्लास जार ले ले, सपोज़ कि हमने एक ले ली एक ग्लास की जार, इसके अंदर कोई गैस फिल किया हुआ है, सपोज़ हाइड्रोजन गैस है या हीलियम गैस है, यहाँ से कोई हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इस तरफ जो हैं वो सभी कलर 7 कलर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यू कैन फाइंड सम वायोलेट कलर हैं या ऑरेंज कलर हैं, कुछ कलर दिखेंगे कुछ कलर नहीं दिखेंगे, और उसी को कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। ये भी पॉइंट आगे आएगा। ठीक है, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम या जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एंड नॉट फिक्स्ड पॉइजन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर गिवन। इलेक्ट्रॉन की फिक्स पॉइजन जो थी वो यहाँ पर वो नहीं दे पाए थे, और इसी की वजह से रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो भी फेल हो चुका था। आगे देखेंगे नील्स बोर जिन्होंने आगे मॉडल को लेकर गए थे। तो यहाँ तक है हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।